हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सक्रीशन के बारे में। तो ये एक्सक्रीशन होता क्या है? एक्सक्रीशन का मतलब है कि बॉडी से जो टॉक्सिक वेस्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं उनको रिमूव करने का प्रोसेस। टॉक्सिक वेस्ट बॉडी में आ कहाँ से गए, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो अब हमें क्या पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। हमारी बॉडी में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमेशा होती रहती हैं, जैसे रेस्पिरेशन की रिएक्शन या प्लांट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ये सब क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स के अंदर लगातार चलती रहती हैं। अब इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं। क्या है ये? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इन बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस में होता क्या है, कुछ तो काम की चीज़ें बनती हैं और साथ ही साथ में कुछ बनते हैं वेस्ट मटेरियल। ऐसी चीज़ें भी साथ में बन जाती हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था रेस्पिरेशन की जब रिएक्शन बॉडी के अंदर होती है तो क्या क्या बनता है उसमें? वाटर बनता है और CO2 बनती है और साथ में एनर्जी बनती है। ये तीन चीज़ें बनती हैं। हमें रिक्वायर्ड क्या है? एनर्जी की हमें ज़रूरत है। ठीक है, वाटर की भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, ये भी चलेगा। लेकिन ये जो CO2 साथ में बन गई, ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बल्कि होगा क्या, अगर इस CO2 का अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ता चला जाए तो ये अल्टीमेटली हमारी बॉडी की सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक टॉक्सिक वेस्ट। एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है ये हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये CO2 को तो अब बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ेगा। CO2 को बॉडी हमारी कैसे एलिमिनेट करती है, ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो जब हम एक्सेल करते हैं तो एक्सेल्ड एयर के साथ में ये CO2 बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। तो एक वेस्ट मटेरियल तो बॉडी से इस तरह से एलिमिनेट हो रहा है। लेकिन और क्या होता है? ये तो सिर्फ एक रिएक्शन है। हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में लगातार ग्रोथ हो रही है, रिपेयरिंग का काम हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हो रही हैं और ज़्यादातर रिएक्शंस उसमें से ऐसी हैं जिनमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन ज़्यादातर रिएक्शंस। ठीक है, अब इनमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं और प्रोटीन्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो जब ये प्रोटीन्स, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें प्रोटीन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो वेस्ट मटेरियल बनता है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, वो कैसा होता है? वो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही फॉर्म होते हैं। बहुत सारे ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, और बल्कि अगर उनकी अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बन गए हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स बन गए हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस में, इन सबको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में बनता है, जो वेस्ट है, वो क्या है? आपने नाम भी सुना होगा, वो होता है यूरिया। तो यूरिया क्या है? हमारी बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिक वेस्ट है। ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी बॉडी को ये नुकसान पहुंचाएगा। और कैसा है? ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो इन्हीं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस, उसी को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में तो एक्सक्रीशन होना भी बहुत ईजी है। हमें पता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा है, पूरा का पूरा जो सेल है, पूरी की पूरी उसकी बॉडी सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में होती है। तो यहाँ तो क्या होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगा वो डायरेक्टली बाहर डिफ्यूज
हो जाएगा। तो इनका काम तो कैसे चल जाता है, इनका काम तो डिफ्यूज़न से ही चल जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी बड़े सिस्टम की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का काम डिफ्यूज़न से नहीं चलता। ये बात हम पहली क्लास से यहाँ पर, पहले वीडियो से हम यहाँ पर करते चले आ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज या पर्टिकुलर ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जो जिनका काम है इस टॉक्सिक वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना। ठीक है, तो वो जो पूरे ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स हैं, वो जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उन सारे ऑर्गन्स से मिलकर बना है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो हमने बात की एनिमल्स की, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं जो बनते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी क्या हो रही हैं, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। प्लांट्स भी लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रही है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में भी हो रहा है, तो CO2 प्लांट में भी प्रोड्यूस हो रही है। साथ में क्या हो रहा है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें बाई प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीजन। ये भी प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए तो थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड है, लेकिन इतने लार्ज अमाउंट में वो बन रही है जो प्लांट को रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह से वाटर फॉर्म हो रहा है, वाटर बहुत सारा इसमें फॉर्म हो रहा है जो प्लांट को रिक्वायर्ड नहीं है। और डिफरेंट इस तरह के प्रोडक्ट्स प्लांट के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बन रहे हैं जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि अगर प्लांट की बॉडी में वो ज़्यादा एक्यूमुलेटेड रहेंगे, प्लांट उन्हें टाइम टू टाइम रिमूव नहीं करेगा, तो प्लांट की ग्रोथ पर और प्लांट की लाइफ पर उसका बुरा इफेक्ट होगा। तो प्लांट को भी ये सारी चीज़ें अपनी बॉडी से टाइम टू टाइम रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है और एनिमल्स में भी एक्सक्रीशन होता है। तो आज हम इस क्लास में यही पढ़ेंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे कैसे होता है और एनिमल्स में, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, कैसे ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो प्लांट की और एनिमल की बॉडी से रिमूव होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है। अब प्लांट में हमें वेस्ट मटेरियल क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है और वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है, दोनों गैसेज हैं, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में और रेस्पिरेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि जो प्लांट की लीव्स हैं, प्लांट की लीव्स पर प्रेजेंट रहते हैं छोटे छोटे पोर्स जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। तो ऐसे छोटे छोटे पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। क्या है, ये प्रेजेंट है यहाँ पर स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू ही यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो जो एक्सेस ऑफ CO2 प्लांट में बन रही है रेस्पिरेशन में, वो कैसे रिमूव हो सकती है, स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज आउट हो सकती है। ऐसे जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस में, वो भी स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज आउट हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे रिमूव हो रही हैं, थ्रू स्टोमेटा वाया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ये दोनों गैसेस प्लांट से रिमूव होती हैं। तीसरी चीज़ वाटर। एक तो प्लांट बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करता है, जितनी लार्ज अमाउंट में इसको रिक्वायर्ड नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसी वाटर में डिजॉल्व होकर मिनरल्स भी उसको मिल रहे हैं। कम वाटर वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसे रिक्वायर्ड मिनरल्स सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाएंगे, तो बहुत सारा वाटर प्लांट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। इतना सारा पानी उसके काम का नहीं है। तो जो एक्सेस ऑफ वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसके पास, उसको वो कैसे रिमूव करेगा, और उसको भी रिमूव करता है वो स्टोमेटा के ही थ्रू। ये जो स्टोमेटा है इसी के थ्रू वो इसको रिमूव करता है। तो इसी ओपनिंग से अगर आपको याद होगा, हमने पहले भी बात की थी एक प्रोसेस के बारे में जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होता रहता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो एक्सेस वाटर का रिमूवल कैसे हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। और जो वेस्ट मटेरियल डिफरेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज से प्लांट की बॉडी के अंदर बन गए हैं, उनका प्लांट क्या करता है, कुछ को तो वो बार्क में, बार्क जो बाहर की छाल होती है प्लांट की, उस बार्क में वो एक्यूमुलेट कर देता है, या फिर
जो फ्रूट्स राइपन हो रहे हैं उनमें वो इकट्ठा कर देता है, या फिर जो लीव्स मेच्योर लीव्स हैं उनमें वो इकट्ठा कर देता है। तो बार्क में, फ्रूट में या लीव्स में वेस्ट मटेरियल को डिपॉजिट कर दिया। अब क्या होगा, ये जो बार्क है और राइप फ्रूट है ये और लीव्स, डेड लीव्स है, ये टाइम टू टाइम प्लांट से शेड होती रहती हैं, गिरती रहती हैं, हटती रहती हैं। तो इसी बार्क के साथ और राइप फ्रूट्स के साथ और डेड लीव्स के साथ में वेस्ट मटेरियल भी प्लांट की बॉडी से रिमूव हो जाता है। उसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल वो रूट्स के थ्रू भी बाहर डिफ्यूज आउट कर देता है। रूट में हमने देखा था रूट हेयर्स प्रेजेंट है जिनके क्रॉस डिफ्यूजन हो सकता है, तो कुछ वेस्ट मटेरियल सॉइल में भी डिफ्यूज आउट रूट्स के थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट की जब हम यहाँ वेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ प्लांट के लिए वेस्ट है वो हमारे लिए भी वेस्ट ही होगी। मतलब सुनकर ऐसा लगता है जैसे वेस्ट मटेरियल फ्रूट में एक्यूमुलेट हो गया तो उस फ्रूट को हम खाते हैं, तो ये अजीब सा साउंड करता है। लेकिन एक्चुअल में जो प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल है वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल हो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो हमारे लिए कोई काम की चीज़ हो। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। वो कहाँ से मिलती हैं, प्लांट में डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिनसे कुछ ऐसा केमिकल बन रहा है जो प्लांट के लिए तो वेस्ट है, जैसे कैफीन है, जैसे मॉर्फिन है, लेकिन हम लोगों के लिए वो काम का है, हम उससे तरह तरह की मेडिसिन बना सकते हैं। या ऑयल्स हैं डिफरेंट, जैसे यूकेलिप्टस ऑयल है, प्लांट के लिए वो काम का नहीं है लेकिन हम लोगों के लिए वो बहुत काम का है। तो प्लांट तो अपना वेस्ट मटेरियल इन इन तरीकों से एक्सक्रीट कर सकता है। ठीक है, तो ये है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। कैसे कैसे हो रहा है, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू, और एक्सेस वाटर का एक्सक्रीशन भी कैसे हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन से, और अदर वेस्ट मटेरियल को उसने बार्क में एक्यूमुलेट कर रखा है या राइप फ्रूट्स में या डेड लीव्स में, और जब ये प्लांट की बॉडी से रिमूव होते हैं तो साथ में वेस्ट मटेरियल भी रिमूव हो जाता है। या फिर कुछ वेस्ट मटेरियल रूट्स के थ्रू सॉइल में डिफ्यूज आउट हो जाता है। तो ये तो बात हुई प्लांट्स की। अब इसके बाद हम आते हैं एनिमल्स पर। तो एनिमल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमें पता है, और स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो है हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो डिफ्यूजन से हमारा काम नहीं चल सकता। हमारी बॉडी में तो क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो डिफरेंट कुछ स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, और उन्हीं टिश्यूज से मिलकर बने हुए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स, और उन कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का काम ऐसा है कि वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे कुछ ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं जिनका काम क्या है, जिनका काम है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट या रिमूवल ऑफ यूरिया। यूरिया का रिमूवल हमारी बॉडी से, उन्हीं ऑर्गन से मिलाकर बना हुआ है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, पहला ऑर्गन है किडनी। किडनी क्या होता है, बीन शेप्ड, राजमा जैसी शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स हैं जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट हैं। एब्डोमिनल कैविटी में एक एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ये बने हुए होते हैं लाखों नेफ्रॉन्स के, एक एक किडनी लैक्स ऑफ नेफ्रॉन्स की बनी हुई होती है, और यही वो नेफ्रॉन्स हैं जिनके स्ट्रक्चर को अभी हम आगे पढ़ेंगे। यही वो नेफ्रॉन्स हैं जहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो इन नेफ्रॉन्स में ब्लड जा रहा है, उस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है। यहाँ नेफ्रॉन्स में जाने के बाद क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा, फिल्टर होगा तो उसमें से यूरिया को अलग निकाल दिया जाएगा, तो हमारा ब्लड जो है वो क्लीन हो जाएगा और वो यूरिया को फिर फाइनली हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो पहला ऑर्गन तो हो गए किडनीज। उसके बाद ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं यूरेटर। तो ये ऐसी ट्यूब्स हैं जो दोनों किडनी से यूरिन को इकट्ठा करके ला रही हैं, यूरिन को कलेक्ट करके लेकर आ रही हैं। काम क्या है इनका, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द ब्लैडर। ब्लैडर क्या है, जो नेक्स्ट ऑर्गन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना हुआ बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम है यूरिन को स्टोर करके रखना।
यूरिन तो लगातार बन रहा है, लगातार यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में आ रहा है। तो होगा क्या, अब ये ब्लैडर जो है इसमें यूरिन एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, और जब यूरिन की एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी तो हमारी बॉडी उसको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो बाहर की तरफ एक ओपनिंग से खुलता है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा से होते हुए, इस ओपनिंग से होते हुए यूरिन को बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यूरेथ्रा क्या है, एक ट्यूब है जो यूरिन को ब्लैडर से बॉडी के बाहर तक भेजने का काम कर रही है। तो ये वो ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट्स हैं। क्या क्या हैं, एक तो किडनी है, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, बनी किसकी हुई हैं, इनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स। उसमें से दो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनका काम है यूरिन को किडनी से कलेक्ट करके लेकर आना, और ये यूरेटर्स ओपन हो रहे हैं एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिन को स्टोर करके रखता है और टाइम टू टाइम फिर वो यूरिन इस यूरेथ्रा से होता हुआ, इस ओपनिंग से होता हुआ बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब ये क्योंकि बॉडी के ऑर्गन्स हैं तो हमें ये पता है कि इन्हें भी ब्लड की ज़रूरत है, और ब्लड तो जाना ही है इसके पास क्योंकि इनका काम ही क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड जा कहाँ से रहा है ये, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर आ रही है एओर्टा। एओर्टा से हमें पता है एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था। एओर्टा यहाँ पर आ रही है और किडनी के लेवल पर आकर इसमें से निकल रही हैं ब्रांचेस, जिन ब्रांचेस को हम बोलते हैं रीनल आर्टरीज। और ये रीनल आर्टरीज की ब्रांचेस एक चली जाएगी लेफ्ट किडनी में और एक चली जाएगी राइट किडनी में। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो है हमारी एओर्टा। और ये जो ब्रांचेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, किडनी में जाती हुई ब्रांच दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है रीनल आर्टरी। किडनी में जाने के बाद ये रीनल आर्टरी फिर और कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और एक एक ब्रांच एक एक नेफ्रॉन तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये है रीनल आर्टरी। इसके अलावा अब यहाँ पर जो ब्लड यहाँ से यहाँ पर इकट्ठा है किडनी में आ गया है, अब वो वापस भी पहुँचना है हार्ट तक, तो वो कैसे पहुँचेगा, वो पहुँचेगा वेन्स के थ्रू। तो यही किडनी में से क्या निकल कर जा रही है, यहाँ से निकल कर जा रही है ये रीनल वेन, यहाँ से निकल कर जा रही है रीनल वेन ऐसे। और वो रीनल वेन्स कहाँ पर जाकर मिल रही हैं, वो जाकर मिल रही हैं वेना कैवा में। तो ये जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ ये क्या है, ये है वेना कैवा। वेना कैवा जो लार्जेस्ट वेन है हमारी बॉडी की, वेना कैवा जो है वो कलेक्ट कर रही है ब्लड कहाँ से, दोनों किडनीज से, लेफ्ट किडनी से भी और राइट किडनी से भी। और ये जो हमें यहाँ पर ब्रांच दिखाई दे रही है, छोटी वेन दिखाई दे रही है, पतली वेन दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे रीनल वेन। ये है रीनल वेन। तो ब्लड जा किससे रहा है किडनी में, किडनी में ब्लड जा रहा है रीनल आर्टरीज से, और किडनी से ब्लड कलेक्ट करके किससे आ रहा है, वो आ रहा है रीनल वेन से होता हुआ वो ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो ये तो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, कैसे कैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कर रहा है। तो उसके लिए हम आते हैं पहले नेफ्रॉन पर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का फंक्शन हम यहाँ पर देखते हैं। तो नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये एक सी शेप्ड ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है ये पूरा मैंने क्या बना रखा है, ये पूरा एक नेफ्रॉन है, ये है एक नेफ्रॉन। ऐसे लाखों नेफ्रॉन हर एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन में ये जो आपको ये उल्टे सी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसे, बॉमेंस कैप्सूल। तो अभी जो हमने पीछे बात की थी कि रीनल आर्टरी जो है वो एक रीनल आर्टरी एक किडनी में जा रही है और दूसरी रीनल आर्टरी दूसरी किडनी में जा रही है। तो रीनल आर्टरी किडनी में जाने के बाद क्या हो गई, ब्रांचेस बन गई उसकी बहुत सारी, और उसमें से एक ब्रांच
रीनल आर्टरी की एक ब्रांच कहाँ पर पहुँचेगी? रीनल आर्टरी की एक ब्रांच पहुँचती है हर नेफ्रॉन के अंदर। हर नेफ्रॉन के अंदर रीनल आर्टरी की एक ब्रांच जाती है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर एंटर कर रही है रीनल आर्टरी की एक ब्रांच। तो ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? ये है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की एक ब्रांच ब्लड लेकर कहाँ पहुँच रही है? इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर पहुँच रही है। बोमेन्स कैप्सूल में जाने के बाद ये जो रीनल आर्टरी की ब्रांच थी ये बहुत सारी पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। तो क्या बन गई? यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज बन गई, बहुत सारी कैपिलरीज। तो यहाँ पर क्या बन गया? एक टफ टफ कैपिलरीज बन गई। कैपिलरीज का इकट्ठा सा कुछ बंडल सा बन गया। क्या बोल सकते हैं हम? इसे बोल सकते हैं टफ्ट। तो ये जो टफ टफ कैपिलरीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसका भी एक नाम है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। ठीक है। इस ग्लोमेरुलस में यहाँ कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद फिर ये रीनल आर्टरी, ये कैपिलरीज आपस में फिर से ज्वाइन हो जाती हैं, फिर से ज्वाइन होकर वापस से ये रीनल आर्टरी रीनल आर्टरी की ब्रांच फॉर्म कर देती हैं। तो ये क्या है? ये भी हमारे पास आर्टरी की ब्रांच ही यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ थोड़ा नीचे आने के बाद ये आर्टरी फिर से कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। बहुत सारा एक कैपिलरीज का नेटवर्क टाइप ये फॉर्म यहाँ पर कर देती है। कैपिलरीज बन गई फिर से। अब उसके बाद क्या होगा? कैपिलरीज फाइनली क्या काम करती हैं? कैपिलरीज फिर ज्वाइन करके बनाती हैं वेन्स। तो अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो कैपिलरीज हैं ये आपस में फिर से कनेक्ट होती हैं और कनेक्ट होकर अब ये बना देती हैं रीनल वेन। रीनल वेन एक्चुअली नहीं, उसकी एक ब्रांच। तो यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर बन जाता है फिर एक वेन बन जाता है। वेन्यूल हम उसे कह सकते हैं, वेन से भी छोटी नैरो एक यहाँ पर ट्यूब बन जाती है। ठीक है। और फिर ये वेन फाइनली जाकर किस में मिल जाएगी? ये वेन की जो ब्रांच है ये जाकर मिल जाएगी रीनल वेन में, और रीनल वेन फाइनली जाकर मिल जाती है वेना कैवा में। तो यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पर एओर्टा से रीनल आर्टरी निकलकर किडनी में जा रही है। रीनल आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच एक नेफ्रॉन के अंदर जा रही है। हर ब्रांच जा रही है एक नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? नेफ्रॉन के अंदर जाने के बाद वो ब्रांच, ये जो ब्रांच है ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद यहाँ पर ये बना देती है टफ टफ कैपिलरीज, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? ये है टफ टफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का टफ्ट है। ठीक है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन गया यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा? यहाँ ये कैपिलरीज फिर से यूनाइट होकर फिर से वही आर्टरी बना देंगे। फिर ये आर्टरी यहाँ सारे में फैल जाएगी कैपिलरीज की फॉर्म में, और ये कैपिलरीज फिर से यूनाइट होकर अब बनाएंगी रीनल वेन की एक ब्रांच, जो फाइनली जाकर मिल जाएगी रीनल वेन में, और रीनल वेन फाइनली जाकर मिल जाएगी वेना कैवा में। ठीक है। अब ये जो बोमेन्स कैप्सूल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर प्रेजेंट है ये ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है? ये जो ब्लड है वो रीनल आर्टरी से पहुँच रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर। अब ये क्योंकि बहुत पतली पतली कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज का टफ्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा? कैपिलरी का टफ्ट होने की वजह से यहाँ पर डिफ्यूजन हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है। तो यहीं पर होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्लड का फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है। फिल्ट्रेशन का सारा प्रोसेस यहीं पर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब कैपिलरीज हैं तो उसके थ्रू डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न ऑब्वियसली बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का तो नहीं हो सकता। तो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज और जो भी लार्ज प्रोटीन्स हमारे ब्लड की प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं वो सब तो हमारी कैपिलरी के अंदर ही रह जाएंगे। डिफ्यूज़ आउट क्या होगा? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे क्या क्या? जैसे यूरिया है, जैसे कुछ आयंस हैं, जैसे सोडियम आयंस हैं, कैल्शियम आयंस हैं, जैसे विटामिन्स हैं, जैसे ग्लूकोज है। ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होकर पहुंच जाते हैं बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। और अब ये जो यहाँ पर बन गया इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बन गया यहाँ पर? फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट के अंदर कुछ तो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है डिजोल्व फॉर्म में, और कुछ काम की चीज़ें भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। वो काम की चीज़ें क्या क्या हैं? जैसे विटामिन्स हैं, जैसे आयंस हैं,
और जैसे ग्लूकोज है और जैसे कुछ अमीनो एसिड्स हैं, ऐसी काम की चीज़ें भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब ये फिल्ट्रेट पास होता है, ये जो आपको ये मुड़ी सी ट्यूब यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो मुड़ी हुई सी ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नाम है बस इसका, आप इसको सिर्फ ट्यूब्यूल भी बोलेंगे तो भी चलेगा। ये जो सारे आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है, इस पूरे का नाम है ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल को भी हमने 3 पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड कर रखा है। तो ये जो ऊपर का पहला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये मुड़ी तुड़ी सी आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बनता हुआ, यू शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं हेनलेस लूप। नाम है जस्ट इसका हेनलेस लूप। और उसके बाद दोबारा से क्या बन गया, ये वही मुड़ा मुड़ा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको फिर हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है ये है हेनलेस लूप। तो हमारा जो फिल्ट्रेट है, जो ब्लड को छान के यहाँ पर चीज़ें निकली थी, लिक्विड मिला था, वो क्या है, वो पास होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, फिर हेनलेस लूप से, और फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। यहाँ पे क्या होता है, जो काम की चीज़ें फिल्ट्रेट में चली गई थी, जैसे विटामिन चले गए थे, आयंस चले गए थे, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, और ग्लूकोज चला गया था, वो सब यहाँ पर, ये जो आपको कैपिलरीज दिख रही है ना यहाँ पर सारे में, इतनी कम नहीं है और बहुत सारी है, पूरा एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट है। इन कैपिलरीज से डिफ्यूज, कैपिलरीज में डिफ्यूज होकर ये ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारी बॉडी एनर्जी स्पेंड करती है, एनर्जी खर्च करके काम की चीज़ों को ब्लड के अंदर वापस ले लिया जाता है। और जब ब्लड के अंदर ये सारी काम की चीज़ें जाती हैं तो साथ में पीछे पीछे काफ़ी सारा पानी भी ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस पूरे ट्यूब्यूल का काम क्या है, इस पूरे ट्यूब्यूल का काम है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्ट करके अच्छी अच्छी काम की चीज़ों को दोबारा से ब्लड में एब्जॉर्ब करना, और साथ में वाटर को भी दोबारा से ब्लड में एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या बचा, अब जो फिल्ट्रेट बचा है वो उसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है और यूरिया प्रेजेंट है, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है। तो ये क्या बन गया, अब यहाँ पर ये बन गया, सॉरी ये बन गया यूरिन। अब ये यूरिन, इसको हम कह सकते हैं, अब हमें इसे फिल्ट्रेट कहने की ज़रूरत नहीं है। ये यूरिन पहुँच जा रहा है इस स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। तो हर नेफ्रॉन में ऐसी एक कलेक्टिंग डक्ट, हर नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। तो एक नेफ्रॉन यहाँ है, वो भी कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहा है, एक नेफ्रॉन यहाँ कहीं होगा, वो भी इस कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहा है, एक और नेफ्रॉन यहाँ होगा, वो भी इस कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहा है। ऐसी और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स भी किडनी में प्रेजेंट हैं, और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर फाइनली क्या बनाती हैं, फाइनली कहाँ खुलती हैं, ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स फाइनली खुलती हैं यूरेटर के अंदर। तो ये जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स में बना था, ये फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, ये पहुँच जाता है यूरेटर्स के अंदर, और यूरेटर से होता हुआ फिर ये पहुँच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद फाइनली ये बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है बोमेंस कैप्सूल, ये जो आपको उल्टे सी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर प्रेजेंट है टफ टफ कैपिलरीज जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, यहीं पर हो रहा है ब्लड का फिल्ट्रेशन। उसके बाद बोमेंस कैप्सूल के बाद ये जो आपको ट्यूब्यूल दिखाई दे रहा है, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और हेनलेस लूप। और ये फाइनली ट्यूब्यूल खुल रहा है किस में जाकर, कलेक्टिंग डक्ट में जाकर, और ये कलेक्टिंग डक्ट फाइनली किस में जाकर मिल रही हैं, यूरेटर्स में जाकर मिल रही हैं। ये तो है इसका स्ट्रक्चर। फंक्शनिंग में क्या क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, पहले कहाँ से आ रहा है होकर, ब्लड आ रहा है फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की एक ब्रांच पहुंच रही है एक नेफ्रॉन के अंदर, ब्लड पहुंच गया।
ठीक है। वो ब्लड कहाँ पर पहुंचा, रीनल आर्टरी की जो ब्रांच थी उसने क्या बना दिया, एक टफ टफ कैपिलरीज बना दी, ग्लोमेरुलस। तो ये ब्लड पहुंच गया अब ग्लोमेरुलस में, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ब्लड का फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ यहाँ पर, ठीक है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, आरबीसी से डब्ल्यूबीज थे, प्लेटलेट्स थे, बड़े बड़े प्रोटीन्स थे, वो सब तो रह गए ब्लड के अंदर ही, आर्टरी के अंदर ही रह गए, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी के अंदर ही रह गए। और बाकी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो सब कहाँ पहुँच गए, और वाटर बहुत सारा वो कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया फिल्ट्रेट में रह गया, और वो फिल्ट्रेट कहाँ पहुँच गया, हमारा बोमेन्स कैप्सूल में पहुँच गया, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल से होता हुआ फिर वो कहाँ पहुँचा, इसके बाद ये पहुँचेगा ट्यूब्यूल में, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और हेनलेज लूप। यहाँ ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किसका, जो काम की चीज़ें फिल्ट्रेट में अभी रह गई थी। काम की चीज़ें फिल्ट्रेट में क्या क्या रह गई थी, फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, एक तो यूरिया प्रेजेंट था, ये तो हमारे काम की चीज़ नहीं है, यही तो हमें बॉडी से रिमूव करना है। उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, यहाँ सोडियम आयंस प्रेजेंट है, पोटेशियम आयंस प्रेजेंट है, कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, विटामिन प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, और ग्लूकोज भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सब क्या है, ये सब हमारी काम की चीज़ें हैं। तो इन सब का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, ट्यूब्यूल्स के अंदर, ट्यूब्यूल के अंदर होगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस यानी हमारी बॉडी एनर्जी स्पेंड करेगी और काम की चीज़ों को वापस से ब्लड में एब्जॉर्ब करेगी। तो इन सब के साथ में और किस किस का सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, साथ में वाटर का भी, बहुत सारे वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव प्रोसेस नहीं है, वो वाटर पैसिवली यहाँ से फिल्ट्रेट से ब्लड के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ब्लड आया और कहाँ पहुँचा, ग्लोमेरुलस में पहुँचा, ग्लोमेरुलस में हो गया फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेट में कुछ तो वेस्ट मटेरियल है और काफ़ी सारी काम की चीज़ें भी हैं। ये फिल्ट्रेट पहुँचा कहाँ है, बोमेन्स कैप्सूल में। तो ये जो काम की चीज़ें हैं फिर इनका ट्यूब्यूल में हो गया सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है, और बहुत सारा वाटर भी बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो गया, ये एक पैसिव प्रोसेस से रीएब्जॉर्ब हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब बन गया हमारे पास, अब जो बची हुई चीज़ है उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूरिन। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें यूरिया प्रेजेंट है, और साथ में इसमें वाटर प्रेजेंट है, या और कोई वेस्ट मटेरियल है, कोई दवाई हम खा रहे हैं उससे कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है, इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो वो इस यूरिन के अंदर प्रेजेंट है। अब ये कहाँ पहुँच जाता है, ये पहुँच जाएगा उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में। ये पहुंच गया कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से ये पहुंचेगा यूरेटर्स में, यूरेटर से ये पहुंचेगा यूरिनरी ब्लैडर में, और फाइनली फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार अगर हम फिर से इसको रिवाइज करें तो रीनल आर्टरी की एक ब्रांच आ रही है हमारे नेफ्रॉन में, और वो आने के बाद यहाँ कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है। वो कैपिलरीज का टफ्ट कहाँ प्रेजेंट है, एक उल्टे सी जैसे यहाँ स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है डिफ्यूजन, यहीं पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ब्लड में से जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो सब चले गए फिल्ट्रेट में, और फिल्ट्रेट कहाँ चला गया, बोमेन्स कैप्सूल में। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स रीनल आर्टरी में ही रह गए, वो रीनल आर्टरी नीचे आकर फिर से ब्रांच आउट हो गई बहुत सारी कैपिलरीज में, और वो कैपिलरीज ज्वाइन करके फिर बना रही हैं वेन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बोमेन्स कैप्सूल है इसके बाद प्रेजेंट है ये पूरा ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल में हो रहा है काम की चीज़ों का सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और साथ में वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ तक कलेक्टिंग डक्ट तक आते आते क्या बचा है, सिर्फ वेस्ट मटेरियल प्लस वाटर, जिसको हम यूरिन कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर खुल रहे हैं यूरेटर में, यूरेटर यूरिन को पहुँचा रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर इसको स्टोर कर रहा है कुछ टाइम तक, और फिर टाइम टू टाइम ये जो यूरिन है वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो रहा है। तो ये है हमारी बॉडी में ब्लड के फिल्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है
नेफ्रॉन के अंदर। इस नेफ्रॉन को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट की तरह ये काम कर रहा है, क्योंकि जो किडनी का काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन, वो एक्चुअल में क्या कहाँ पर हो रहा है? वो एक्चुअल में नेफ्रॉन के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो यूरिन तो फॉर्म हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अब कि ये जो यूरिन बना है ये कितना बनेगा, ये चीज़ कैसे हमारी बॉडी में कंट्रोल होती है। ये चीज़ कैसे कंट्रोल होती है? अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो यूरिन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है यानी यूरिया, और क्या प्रेजेंट है? और प्रेजेंट है उसमें वाटर। तो किन दो चीज़ों पर ये डिपेंड करेगी बात कि कितना यूरिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी। सबसे पहली चीज़, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सपोज कीजिए हमारे ब्लड में बहुत सारा पानी प्रेजेंट है, इतने पानी की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा? बहुत सारा पानी यूरिन के साथ में बॉडी बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो ज़्यादा वाटर अगर बॉडी में प्रेजेंट होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म होगा। अगर बॉडी में क्या है? मोर वाटर प्रेजेंट है, ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यूरिन कैसा बनेगा? लार्ज अमाउंट में बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को उस वाटर को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। और सपोज हमारे ब्लड में अगर पानी कम है, लेस वाटर प्रेजेंट है हमारे ब्लड की प्लाज्मा में, तो क्या होगा? बहुत सारा पानी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मोर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बहुत सारा पानी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और जिसकी वजह से, क्योंकि पानी की ज़रूरत है, पानी कम ही है बॉडी में, तो ज़्यादा पानी को वो एब्जॉर्ब करेगी, कम से कम पानी को बॉडी बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो बहुत सारा पानी क्योंकि रीएब्जॉर्ब हो गया, तो लेस अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म होगा। तो अमाउंट ऑफ यूरिन कितना बन रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर, या हमारे स्पेसिफिकली हम कहें तो ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर पानी कितना प्रेजेंट है। दूसरी चीज़, अमाउंट ऑफ वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड। सपोज कीजिए बहुत सारा यूरिया हमारी बॉडी में बन रहा है, बहुत सारी रिएक्शंस हुई हैं जिसमें बहुत सारा यूरिया फॉर्म हुआ है। अब यूरिया को तो हमें डिजॉल्व फॉर्म में ही क्योंकि बाहर एक्सक्रीट करना है, तो बहुत सारे यूरिया को डिजॉल्व करने के लिए पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा यूरिया होगा तो इसका मतलब ज़्यादा वाटर लगेगा उसे डिजॉल्व करने के लिए, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन बाहर हम एक्सक्रीट करेंगे। और अगर कम वेस्ट मटेरियल बन रहा है, यूरिया कम बन रहा है, तो कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी उसको डिजॉल्व करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए, तो कम अमाउंट ऑफ यूरिन बनेगा। तो अगर वेस्ट का अमाउंट ज़्यादा है, अगर मोर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में, मोर यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो यूरिन भी कैसा बनेगा? यूरिन भी ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। ज़्यादा वेस्ट है तो लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म होगा, क्योंकि उस वेस्ट को डिज़ोल्व करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर? मोर वाटर टू डिज़ोल्व इट। इसको डिज़ोल्व करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे ही अगर लेस वेस्ट बन रहा है, यूरिया कम बन रहा है, तो क्या होगा? यूरिन का अमाउंट भी कम ही होगा, क्योंकि ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड नहीं होगा कम वेस्ट को डिज़ोल्व करने के लिए। तो यूरिन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो वाटर कितना प्रेजेंट है बॉडी में, और दूसरा वेस्ट मटेरियल जो हमें एलिमिनेट करना है वो कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, किडनी फेलियर एंड डायलिसिस। ये क्या है? अब हमारी बॉडी में दो किडनी प्रेजेंट है, हमें पता है। तो किसी वजह से अगर सपोज कीजिए एक किडनी खराब भी हो जाती है, कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ और बीमारी हो गई जिसकी वजह से ये किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो एक किडनी अगर काम करना बंद कर दे तब तक तो हमारा काम चल जाता है। हम सिर्फ एक किडनी भी हमारी बॉडी में फंक्शनल हो तो उससे भी हम काम चला सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए दोनों ही किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया या कुछ और डिजीज़ हो गई जिसकी वजह से ये दोनों ही किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। अब ऐसे में क्या होगा? ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो ब्लड के अंदर यूरिया का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। यूरिया का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा तो उससे क्या होगा? हमारे सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होने लगेगी, क्योंकि यूरिया कैसा है हमारी बॉडी के लिए? ज़्यादा अमाउंट में तो इकट्ठा होना ठीक नहीं है, टॉक्सिक है, हमारे सेल्स को फिर वो हार्म पहुंचाना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? हमारी बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, और फाइनली होते होते हमारी डेथ हो जाएगी।
तो अब क्या करें? अब हमें पता है कि अगर किसी की दोनों किडनी खराब हो गई हैं तो हम ये कर सकते हैं कि कोई सही सा डोनर मैच करके कोई ऐसा बंदा देखें जिसका ब्लड ग्रुप भी सेम है, जिसकी बहुत सारी चीज़ें इस बीमार इंसान से मिलती जुलती हैं, जैसे उसका कोई ब्रदर है या सिस्टर है, क्लोज रिलेटिव है, उसकी एक किडनी यहाँ पर हम इसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दें। लेकिन किडनी, दूसरी नई किडनी का अवेलेबल होना इतना आसान काम नहीं है, तो वो बहुत टाइम तक ये नई किडनी जो है वो लोगों को अवेलेबल नहीं होती। तो तब तक इस बंदे को अगर हमें ज़िंदा रखना है जिसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आर्टिफिशियली इसके ब्लड को हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा। उसी आर्टिफिशियली ब्लड को फ़िल्टर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या है? एक मेडिकल प्रोसीजर है, एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसे हम क्या करते हैं? To remove waste products and excess fluid from the blood when the kidneys stop working properly। जब किसी की किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती हैं तो उसकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड उसकी ब्लड में प्रेजेंट है उसे रिमूव करने का एक मेडिकल प्रोसीजर है, एक तरीका है जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। होता क्या है इसमें? हमारे पास एक मशीन होती है, तो जो जिस इंसान को भी जिस भी पेशेंट को डायलिसिस करानी है, हम क्या करते हैं? एक आर्टरी से उसका ब्लड लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ उसका हाथ है, तो हमने क्या किया? एक आर्टरी से उसका ब्लड हमने लिया और इस ब्लड को हमने फ्लो किया कुछ पाइप्स में से। और ये पाइप्स बनी किसकी हुई हैं? ये पाइप्स बनी हुई हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो इसके आर पार जा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इसके आर पार नहीं जा सकते। और ये जो सारी ट्यूब वाला सिस्टम है इसको हमने एनक्लोज कर रखा है एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है? तो आर्टरी से ब्लड जा रहा है कहाँ पर? इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में। इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में भरी हुई है हमने एक सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन। डायलाइजिंग सॉल्यूशन। इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में स्पेशल बात क्या है कि इसकी कंपोजिशन कैसी होती है? प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की जैसी ही इसकी कंपोजिशन होती है, ब्लड प्लाज्मा लाइक कंपोजिशन। तो जो जो चीज़ें हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं वही वही चीज़ें इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट होती है। बस है अंतर क्या है इसके अंदर? इसमें कोई यूरिया प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कोई वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये जो ब्लड पेशेंट की बॉडी से इस ट्यूब के अंदर आ रहा है, और ये जो ट्यूब है इसकी मेम्ब्रेन कैसी है? इसकी मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को तो इसके अक्रॉस डिफ्यूज आउट हो सकते हैं, सिर्फ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इसके अक्रॉस डिफ्यूज आउट नहीं होंगे। तो इस सेमी परमिएबल से मेम्ब्रेन से होते हुए यूरिया जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है? वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर जाता रहता है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि और छोटे छोटे जो केमिकल्स हैं जैसे आयंस हैं जिनकी हमने पीछे बात की थी, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, उसके अलावा क्या क्या? विटामिन्स और अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सब भी डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं। तो ब्लड में अब क्या बचे हैं? बड़े बड़े सेल्स बचे हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और जो बड़े बड़े प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो उसके अंदर रह गए हैं। बाकी छोटे मॉलिक्यूल्स सभी, चाहे वो काम के थे चाहे वो वेस्ट मटेरियल था, वो सब इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं। तो ब्लड क्या हो गया? फिल्टर हो गया। अब ये जो फिल्टर्ड ब्लड है ये वापस से हम उस पेशेंट की बॉडी में पहुंचा देते हैं। तो उस पेशेंट की बॉडी में हम इसको वापस से पहुंचाते हैं। कैसे? ये ब्लड अब हम कहाँ पहुंचा रहे हैं? ये हम उसके हाथ में एक वेन में यहाँ पर वापस पहुंचा देंगे। तो यहाँ हमने कहाँ पहुंचा दिया उसको? एक वेन के अंदर से वापस हमने उसको यहाँ पर बॉडी के अंदर पहुंचा दिया। तो ये जो हमारी मशीन है, ये जो डायलिसिस मशीन है, ये काम क्या कर रही है? काफ़ी कुछ हमारी किडनी की तरह ही काम कर रही है। इसमें से ब्लड होकर जा रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन हो रहा है। जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चले गए और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो यहाँ पर आर्टरी में ब्लड के अंदर ही रह गए और इस ब्लड को वापस से हमने बॉडी के अंदर फिर इंजेक्ट कर दिया। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जो किडनी का काम है, क्योंकि वो मशीन की हेल्प से हो रहा है, तो
जल्दी से बॉडी को डैमेज नहीं हो पाएगा, ब्लड क्योंकि फिल्टर होता जा रहा है तो उस इंसान के ज़िंदा रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और तब तक उसको हम ज़िंदा रख सकते हैं जब तक कोई दूसरी सुटेबल किडनी उसके लिए अवेलेबल नहीं हो जाती। तो ये जो बॉक्स लाइक का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें और क्या होता है कि यहाँ ट्यूब है जहाँ से हम यूज्ड सॉल्यूशन को रिमूव करते रहते हैं और फ्रेश सॉल्यूशन को यहाँ से अंदर डालते रहते हैं। फ्रेश सॉल्यूशन को हम यहाँ से अंदर डालते रहते हैं और यूज्ड सॉल्यूशन एक तरफ से रिमूव होती रहती है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा डायलिसिस का प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में थोड़ा सा नुकसान तो है। नुकसान क्या है? एक तो ये बहुत कॉस्टली है, ये बहुत महंगा प्रोसेस है, तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉस्ट आती है। दूसरा, ये प्रोसेस पेनफुल भी है, तो काफ़ी इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है, कई घंटों तक ये डायलिसिस का प्रोसेस चलता है, तब कहीं जाकर ब्लड में से वेस्ट रिमूव हो पाता है। तीसरी बात क्या है, इसमें कोई सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। किडनी में हमने क्या देखा था, जो काम की चीज़ें थी और जो वाटर बॉडी को रिक्वायर्ड था वो सारी चीज़ें सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है जो सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब चीज़ों को कर रहा है। तो बहुत सारी काम की चीज़ें भी बॉडी से लॉस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत वीकनेस फील होती है। तो ये सब क्या है, ये डायलिसिस के डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है इसको एक बार अगर हम जल्दी से रिवाइज कर लें। हमने देखा क्या क्या है आज। हमने बात की है एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट का रिमूव होना, उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, रिमूव करने के प्रोसेस को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस डिफ्यूजन से ही हो जाता है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसके लिए कुछ स्पेशल टिश्यूज या स्पेशल ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो टॉक्सिक वेस्ट है मोस्टली कैसे हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट है वो है यूरिया। तो हमारी बॉडी को यूरिया को एलिमिनेट करना होता है। प्लांट्स में अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में बन रहा है वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस में बन रहा है ऑक्सीजन, दोनों ही स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन से रिमूव प्लांट कर सकता है। एक्सेस ऑफ वाटर जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है वो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन की हेल्प से रिमूव हो जाता है, और बाकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उन्हें प्लांट बार्क में या राइप फ्रूट्स में या डेड लीव्स में, जो लीव्स डेड होने वाली है उनमें एक्यूमुलेट कर देता है, और ये चीज़ें जब प्लांट से शेड होती हैं तो साथ में वेस्ट मटेरियल भी शेड हो जाता है, या कुछ वेस्ट मटेरियल रूट्स के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू सॉइल में डिफ्यूज आउट भी हो जाता है। ह्यूमंस में अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी का काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इसके अंदर प्रेजेंट है लाखों नेफ्रॉन्स जो कि इसकी फंक्शनल यूनिट है, हर नेफ्रॉन में ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिल्टर होने के बाद, ब्लड का फिल्टर होने के बाद बन जाता है यूरिन, उस यूरिन को कलेक्ट करती हैं ट्यूब्स जिन्हें हम कहते हैं यूरेटर, ये खुलती है एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और ये फिर एक ट्यूब के थ्रू बाहर एक ओपनिंग के थ्रू यूरिन को एलिमिनेट कर देता है, और इस ट्यूब को हम बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा बोलते हैं। नेफ्रॉन के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है किडनी की, हर नेफ्रॉन ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। तो नेफ्रॉन में क्या क्या प्रेजेंट है, बोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और हेनलीज लूप, और साथ में प्रेजेंट है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रीनल आर्टरी की एक ब्रांच यहाँ पर आ रही है और आकर कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है, इसी कैपिलरीज के टफ्ट को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और यहीं पर होता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। तो फिल्ट्रेशन होकर जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो चले जाते हैं फिल्ट्रेट में, फिल्ट्रेट पहुँचता है बोमेंस कैप्सूल में, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स और सेल्स वो आर्टरी के अंदर ही रह जाते हैं। फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल से होता हुआ पहुंचता है फिर ट्यूब्यूल के अंदर, इस ट्यूब्यूल में होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी जो काम की चीज़ें यूरिया के साथ साथ जो काम की चीज़ें भी चली गई थी फिल्ट्रेट में, वो सब एनर्जी को स्पेंड करके बॉडी वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये कैसे का प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये सब जब आयंस और विटामिन और अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज जब रीएब्जॉर्ब होते हैं तो साथ में काफ़ी सारा वाटर भी बॉडी रीएब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एक पैसिव
प्रोसेस है। अब बनता क्या बचा क्या है, सिर्फ यूरिन बचा है, वेस्ट मटेरियल बचा है जिसे हम यूरिन कहते हैं। वो पहुंचता है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट्स जॉइन होकर बनाती है यूरेटर, यूरेटर खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में जिसका काम है यूरिन को स्टोर करके रखना, और फिर टाइम टू टाइम यूरेथ्रा के थ्रू बाहर इस यूरिन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। और हमने क्या बात की थी, और हमने बात की थी अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस किस पर डिपेंड करता है। तो यूरिन हमारी बॉडी कितना यूरिन बनाएगी, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो हमारी बॉडी में वाटर कितना प्रेजेंट है, ज़्यादा वाटर बॉडी में प्रेजेंट है तो बॉडी को इतना वाटर नहीं चाहिए तो वो बहुत सारे वाटर को एलिमिनेट कर देगी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन बनेगा। बॉडी में पहले ही वाटर की कमी है, पहले ही पानी की कमी है, तो वो ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगे ट्यूब्यूल्स, जिसकी वजह से लेस यूरिन फॉर्म होगा। ठीक, और दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी जिस पर यूरिन का अमाउंट डिपेंड करता है वो है अमाउंट ऑफ वेस्ट। यूरिया कितना बन रहा है बॉडी में, अगर ज़्यादा यूरिया बन रहा है तो उसे डिसॉल्व करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन बॉडी को एक्सक्रीट करना पड़ेगा। और कम वेस्ट बन रहा है, कम यूरिया बन रहा है तो कम ही पानी में वो डिसॉल्व होकर काम चल जाएगा, तो कम अमाउंट ऑफ यूरिन बॉडी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर किडनी किसी वजह से ख़राब हो जाती है और जब तक नई किडनी पेशेंट को अवेलेबल नहीं होती तब तक उसे रखा जाता है एक मेडिकल प्रोसेस पर जिसे कहते हैं डायलिसिस, जिसमें आर्टिफिशियली हम एक मशीन की हेल्प से उसके ब्लड को साफ करते हैं, ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो इसमें आर्टरी से ब्लड लिया जाता है पेशेंट की और उस ब्लड को पास किया जाता है ट्यूब से जो बनी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, और उस ट्यूब को हमने रखा हुआ है एक बॉक्स में जिसके अंदर भरी हुई है डायलाइजिंग सॉल्यूशन। फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन हम यहाँ से एंटर करते जा रहे हैं और यूज्ड सॉल्यूशन को यहाँ से हम रिमूव करते जा रहे हैं। इस सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है वो प्लाज्मा के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कोई वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। तो ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है यूरिया, वो क्या होगा, वो इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में डिफ्यूज आउट होता रहेगा। साथ ही कुछ काम की चीज़ें जैसे आयंस हैं, विटामिन हैं, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो भी इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में डिफ्यूज आउट हो जाएंगे। फाइनली ये जो ब्लड अब क्लीन हो गया है जिसमें अब यूरिया नहीं है, उसको एक वेन के थ्रू बॉडी में वापस पहुंचाया जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत काम का है। हम किसी इंसान की जान इससे बचा सकते हैं, जब तक उसको दूसरी किडनी अवेलेबल नहीं होती उसको हम थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड डायलिसिस से कर सकते हैं। लेकिन ये कॉस्टली प्रोसेस है, पेनफुल प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है इसमें। और यहाँ पर किडनी की तरह जैसे किडनी में ट्यूब्यूल में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता था, यहाँ पर कोई सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिससे कि बहुत सारी काम की चीज़ें भी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ ही आज हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे कोई मैथ्स का टॉपिक या फिर कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स का कोई टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।